नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे पर्यावरण और जैव विविधता के बारे में। जो टॉपिक है मार्च मंथ के करंट अफेयर में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी 31 से 35 के स्वीकृत नागोया प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन पर भारत की पहली रिपोर्ट। भारत में वायु गुणवत्ता संकट की बात है तो प्रारंभिक परीक्षा, प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण, कन्वेंशन के पक्षकारों का सम्मेलन, COP15, पर्यावरण प्रभाव आकलन पर स्थायी प्राधिकरण, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट और कांगो बेसिन की झीलों से प्राचीन कार्बन रिसाव, 8.2 हजार वर्ष पूर्व के शीतलन घटना, विलुप्त मार्सुपियल की गुनाकोश। तो ये हमारा जो टॉपिक है, ये सारे टॉपिक को अभी हम कवर करेंगे। कुछ टॉपिक मेन से रिलेटेड हैं, कुछ टॉपिक फ्री ओरिएंटेड हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। इसकी ओर बढ़ने से पहले हम कुछ और देख लेते हैं, है ना। इसी से रिलेटेड हम क्या देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन। ठीक है, इसी टॉपिक से चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्योंकि अगर आप बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझना चाहते हैं तो इससे कोई कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अब हम करते हैं क्या, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। समुद्री लुटेरों पर नियंत्रण, परमाणु हथियारों का उन्मूलन, राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करना। नागोया प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। खतरनाक कचरे का सीमा पार संचालन, ओजोन परत संरक्षण, अनावश्यक संसाधनों तक पहुंच और लाभ साझा करना, आद्यभूमि शायद डी है, मुझे कंफर्म नहीं है बट हाँ देखो। नागोया प्रोटोकॉल जैव विविधता कन्वेंशन के तहत आनुवंशिक संसाधनों के लाभों के उचित बंटवारे पर केंद्रित है। आगे बढ़ते हैं। प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। वियना कन्वेंशन, शायद बॉन कन्वेंशन। सीएमएस को अक्सर बॉन कन्वेंशन कहा जाता है क्योंकि इस पर 1979 में जर्मनी की बॉन शहर में हस्ताक्षर किए गए। दो क्वेश्चन एक सही मेरा हुआ। पर्यावरण प्रभाव आकलन, एनवायरमेंट इफेक्ट असेसमेंट, है ना। मुख्य कार्य क्या है, विकास परियोजनाओं के संभावित पर्यावरणीय परिणामों का अनुमान लगाना, विदेशी निवेश को मंजूरी देना, परियोजना शुरू होने के बाद प्रयोजन की जांच करना, वन्य जीवों की गणना, शायद ये होगा। ठीक है। वायु गुणवत्ता सूचकांक में मुख्य रूप से कितने प्रदूषकों को शामिल किया जाता है। 12, 8। ये इम्पोर्टेंट है, ये याद कर लीजिए आप। AQI में PM10, PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन और NH3 अमोनिया का हो गया, और PB। इसे 8 प्रदूषकों को मापा जाता है। कौन सा, PM10 है, PM2.5 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं याद रहेगा। PM10, PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, NH3 और PB। ये 8 प्रदूषक है। कौन कौन से, PM10 2.5 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, NH3 और PB। 8, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। कांगो बेसिन की झीलों में प्राचीन कार्बन रिसाव का मुख्य कारण क्या हो सकता है। सोचिए, अगर कोई बेसिन है वहाँ पर
प्राचीन कार्बन जो था उसका रिसाव हो रहा है। क्या क्या हो सकता है? मछली पकड़ना, औद्योगिक कचरा, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन। ये सब तो पहले भी होते रहे होंगे, लेकिन अभी एक सबसे बड़ी चुनौती क्या आ रही है? ग्लोबल वार्मिंग। तो मुझे नहीं पता इस क्वेश्चन का आंसर, लेकिन फिर भी मैं डी को कोशिश करूँगा लॉक करने की। डी। तापमान बढ़ने से तलछट में जमा पुराना कार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में मुक्त हो रहा है। इतिहास में 8.2 हजार वर्ष पूर्व की शीतलन घटना का संबंध किससे? अचानक हुई वैश्विक ठंड, हिमयुग की शुरुआत, सूर्य का गायब होना, डायनासोर का। तो डायनासोर का अंत से रिलेटेड है नहीं, सूर्य का गायब होना है नहीं, अचानक हुई वैश्विक ठंड ये भी है नहीं। बी हो सकता है 8.2 हजार वर्ष पूर्व, या तो ए हो सकता है। ए होगा। यह प्रारंभिक हेलोशीन काल की एक प्रमुख जलवायु घटना थी जहां उत्तरी अटलांटिक में ताजे पानी के प्रवाह के से तापमान गिर गया था। जहां उत्तरी अटलांटिक में ताजे पानी के प्रवाह से तापमान गिर गया था। ये है इम्पोर्टेंट। मार्सुपियल जीवों की मुख्य विशेषता क्या है? वे केवल पानी में रहते हैं। वे अपने अधिकतर बच्चे को थैली में पालते हैं। उनके शरीर पर बाल नहीं होते। वे अंडे देते हैं। मार्सुपियल ऐसे बच्चे को जन्म देते हैं जो अविकसित होते हैं, और उनका आगे का विकास या उनका जो मैच्योर है होने की जो वो है, विकसित होने का करना है, वो कहाँ पर पूरा करते हैं? उनके आगे थैली होती है। कंगारू हो गया, कंगारू भी मार्सुपियल की कैटेगरी में ही आता है, और सारे हैं। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 के अनुसार वायु प्रदूषण मापने का मानक क्या है? ऑक्सीजन का स्तर, PM2.7 समुद्र जल स्तर, बादलों की मोटाई। बी। PM2.5 सूक्ष्म कण होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक माने जाते हैं और रैंकिंग का मुख्य आधार होते हैं। COP15 के संदर्भ में मुख्य ध्यान किस पर दिया गया है? प्रवासी वन्य जीवों की प्रजातियों का संरक्षण, प्रवासी प्रजातियों पर कन्वेंशन है ही, इसका नाम ही क्या है? इसका नाम ही यही है, प्रवासी प्रजातियों पर कन्वेंशन। तो वही है, प्रवासी वन्यजीवों की प्रजातियों का संरक्षण के बारे में बात करें। एक्यूरेसी 60% है। राइट हमारा 6 है, रॉन्ग 4 है। तो थोड़ा सा और 20 क्वेश्चन और करते हैं और इजी करते हैं इसी पे, तो और देखते हैं ये क्या है। जैव विविधता का सबसे समृद्ध क्षेत्र कौन सा माना जाता है? शीतोष्ण घास के मैदान, यहाँ निरंतर वर्षा और अनुकूल तापमान के कारण पौधों और जीवों की सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो समताप मंडल, हमें बिल्कुल पता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सी है? सॉरी, हाँ, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में पता ही है। रामसर कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? रामसर हमें पता है, आर्द्रभूमि से संबंधित है। अम्लीय वर्षा किन गैसों के कारण होती है? अम्ल वर्षा, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये गैसें वायुमंडल में नमी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बनाती हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून में भी, बाकी मुझे याद नहीं है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1974 से हर साल 5 जून को यह दिवस मनाया जाता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, सूर्य का प्रकाश, पानी और मिट्टी।
प्रकाश। प्रदूषण के संदर्भ में 2.5 में पीएम क्या है? पार्टिकुलेट मैटर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है, हमें पता ही है। तो देख लेते हैं। यह मीठे पानी का की डॉल्फिन है जिसे 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। यदि समझौता मुख्य रूप से किससे संबंधित? क्लाइमेट चेंज। रेड डेटा बुक किसके द्वारा जारी की जाती है? तो IUCN, हमें पता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची प्रकाशित करता है। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक किसे कहा जाता है? प्रोड्यूसर। हरे पौधे, मनुष्य, कवक, शेर। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बाघों का संरक्षण, नदियों की सफाई, वायु प्रदूषण कम करना, पेड़ों की कटाई रोकना। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी का स्रोत है? सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, कोयला और पेट्रोल। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? प्रदूषण मापने की इकाई डेसिबल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ध्वनि प्रदूषण। निम्नलिखित में कौन सा जीव अपघटक डिकम्पोजर की श्रेणी में आता है? सांप, पेट, बैक्टीरिया, खरगोश। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य लक्ष्य क्या है? यह विकसित देशों के लिए उत्सर्जन में कमी लाने का एक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है था। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसें कम करता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1972। अब हमारी एक्यूरेसी 87% हो गई है और क्वेश्चन 4 गलत है, और इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। 20 क्वेश्चन करते हैं और इधर करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक डिकम्पोजिशन का क्या कार्य होता है? मिट्टी से पानी सोखना, मृत कार्बनिक पदार्थों को सरल पोषक तत्वों में जोड़ना, केवल अन्य जानवरों का शिकार करना, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है? कान्हा, काजीरंगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय गिर। कंफर्म नहीं है, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसे 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था, जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। प्रदूषण के संदर्भ में लाइकेन किसका सबसे अच्छा संकेतक माना जाता है? ध्वनि प्रदूषण, लाइकेन, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। प्रदूषण के संदर्भ में लाइकेन किसका सबसे अच्छा संकेतक माना जाता है? लाइकेन। मृदा हो नहीं सकता है, वायु हो नहीं सकता है, जल प्रदूषण ही। लाइकेन वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं होते। याद रखना, ये सी है वायु प्रदूषण। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? नहीं पता। 22 मार्च, 13 जुलाई, 16 फरवरी। 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की याद में हर साल 16 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। जब विश्व हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था?
नॉर्मन मायर्स ने जैव विश्व का हॉटस्पॉट ब्रिटिश परिस्थिति विज्ञानी नॉर्मन मायर्स ने इस अवधारणा को पेश किया। भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया? 80 या 90। हाथियों के आवास और गलियारे के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1992 में यह योजना शुरू की। निम्नलिखित में से कौन सी गैस स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन के क्षय के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार थी? सतत विकास का क्या अर्थ है? केवल वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करना, भविष्य की पीढ़ी की जरूरतों से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करना। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग पौधों द्वारा रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है? इम्पोर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का कितना परसेंट भाग पौधों द्वारा रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है? 10%। 102%। पौधे सूरज से आने वाली कुल ऊर्जा का केवल एक बहुत छोटा हिस्सा ही भोजन बनाने में उपयोग कर पाते हैं। 102%। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वो कुछ एक मिनट, वो क्या था? वन्य जीव कुछ अधिनियम था क्या? भोपाल गैस त्रासदी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के बाद भारत सरकार ने पर्यावरण सुरक्षा के लिए यह व्यापक कानून बनाया। वन्य जीवों के अवैध व्यापार को रोकने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में कोरल ब्लीचिंग का मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ता तापमान। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा इस समझौते से उत्पन्न हुई थी? कार्बन क्रेडिट की अवधारणा किस समझौते से उत्पन्न हुई थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वियना पेरिस क्योटो प्रोटोकॉल। पेरिस तो क्लाइमेट चेंज से संबंधित है, क्योटो वियना मॉन्ट्रियल वाला तो शायद ओजोन से संबंधित है। मॉन्ट्रियल वियना कन्वेंशन कार्बन क्रेडिट क्योटो प्रोटोकॉल। डी या बी में कुछ लग रहा है। डी क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन क्रेडिट से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन क्रेडिट से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन क्रेडिट से संबंधित है। ठीक है। पारिस्थितिक पिरामिड में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है? नीचे की ओर चक्रीय, एक दिशीय, बहुदिशीय। हमेशा निचले स्तर की उपभोक्ता की ओर बहती है। किस वर्ष लागू हुआ? बायोडायवर्सिटी एक्ट। नहीं पता है मुझे, मैं क्या इसके देखो। किसी झील में पोषक तत्वों की अधिकता के कारण ऑक्सीजन की कमी होना क्या कहलाता है? यूट्रोफिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? वन, फॉरेस्ट, धान की खेत, झील, घास के मैदान। ये सब पहली बात तो देखो, एक कृत्रिम शब्द आता है, इसका मतलब होता है नेचुरल लगता है बट बनाया इंसानों ने। वन वैसे भी कितने बना नेचुरल है, झील भी नेचुरल है, एक ही लग रहा है। इस कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ते हैं। बी को ट्राई करते हैं। खेत का निर्माण और रखरखाव मनुष्यों द्वारा किया जाता है, इसलिए कृत्रिम होते हैं। ऊर्जा के 10% नियम का प्रतिपादन किसने किया था? रेमंड लिंडमैन। 1942 में लिंडमैन ने बताया था कि एक स्तर से दूसरे स्तर पर केबल
10% ऊर्जा ही पहुंचती है। भारत के किस राज्य में साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है? उत्तराखंड। केरल। साइलेंट वैली केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित और अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव न्यूनीकरणीय कचरा है? डल। देखो 11 गलत है, एक स्किप किया है हमने। एक्यूरेसी 70%, 76% है। थोड़ा सा और देख लेते हैं। 50 करते सीधा सीधा। कन्फर्म रियल अबाउट द सेम लेवल। भारत में प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? लगाते हैं 80। मगरमच्छों के संरक्षण के लिए यह परियोजना संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने सहयोग से 1975 में शुरू की गई थी। आगे देखते हैं। परिस्थिति तंत्र में बॉटम अप अप्रोच क्या कर रहा है? बॉटम मतलब यहाँ से यहाँ, अप मतलब ऊपर। अब नियंत्रण का क्या अर्थ है? पोषक तत्वों और प्राथमिक उत्पादक द्वारा नियंत्रण। केवल सूक्ष्म जीवों की भूमिका। मनुष्यों द्वारा की जाने वाली खेती।
शिकारियों द्वारा आबादी पर नियंत्रण। ये होगा, यहाँ से नियंत्रण हो रहा है ना ये। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसे ओजोन से संबंधित है के तहत किगाली संशोधन का मुख्य लक्ष्य क्या है? देखिए, ओजोन लेयर के क्षरण में ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो यही सारी चीजें। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक पदचिह्न मापने की इकाई है? अच्छा सवाल है ना। किलोवाट घंटा, मीटर, वर्ष, हेक्टेयर, ग्लोबल हेक्टेयर शायद सी होगा, क्योंकि ये सब तो क्यूबिक मीटर, टन प्रति वर्ष, हेक्टेयर, या तो सी होगा या तो डी होगा। यह मानव द्वारा प्रकृति से मांग की गई भूमि और संसाधनों की जैविक क्षमता को मापने की मानक इकाई है। भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना नहीं पता। देन पर्यावरणीय मामलों के त्वरित निपटान के लिए 18 अक्टूबर 2010 एनजीटी। इनमें से कौन सा इन सीटू सर्वेक्षण का उदाहरण नहीं है? इन सीटू का उदाहरण नहीं है। इन सीटू मतलब समझते उसी स्थान पर चिड़ियाघर। वायुमंडल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा बैक्टीरिया उत्तरदायी है? लैक्टोबैसिलस राइजोबियम। 2021 का संबंध किस वैश्विक शिखर सम्मेलन से है? रियो दे जेनेरियो। रियो दी जेनेरियो प्रतिनिधि सम्मेलन। एजेंडा 21 सतत विकास के लिए तो 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में अपनाया गया एक स्वैच्छिक कार्य योजना है। ब्लू कार्बन किसे कहा जाता है? कारखानों से निकलने वाला धुआं। भारत के किस जैव भौगोलिक क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट। भारी वर्षा के कारण पश्चिमी घाट भारत के उन प्रमुख क्षेत्रों में से एक है जहां उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं। ओजोन प्रति मोटाई मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। डॉप्सन। कंफर्म है। डॉप्सन यूनिट का उपयोग वायुमंडल में ओजोन की मात्रा मापने के लिए किया जाता है। भारत में ग्रेटर वन हॉर्न राइनो का मुख्य प्राकृतिक आवास काजीरंगा ही है और कोई नहीं है। असम का काजीरंगा दुनिया के 2/3 एक सींग वाले गैंडों का घर है। 2/3 का मतलब समझते हैं 66%। 0.66 आएगा दुनिया का, है ना। कार्बन सिंक का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा? रेगिस्तान, घने वन, सड़कें और शहर। पारिस्थितिकी तंत्र में की स्टोन प्रजाति किसे कहते हैं? भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थापित किया गया? कच्छ की खाड़ी। 1982
में जामनगर गुजरात के पश्चिम कक्ष की खाड़ी में भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। फ्लाई ऐश का मुख्य स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा, कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट। कोयले के दहन से उत्पन्न महीन कण हवा में उड़ते हैं, उन्हें फ्लाई ऐश, उड़ने वाली राख कहा जाता है। जैव आवर्धन का क्या अर्थ है? मिट्टी की उर्वरता बढ़ना, पेड़ों पानी का वाष्पीकरण, खाद्य श्रृंखला के उच्च स्तर पर विकास पैदा। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केपुल लाम जाओ कहाँ स्थित है? मणिपुर। यह मणिपुर की लोकतक झील का हिस्सा है और रंगाई हिरण का एकमात्र प्राकृतिक आवास। के सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर योगदान का विचार अपनाया गया था? पेरिस। पारिस्थितिकी में इकोटोन 76% हुआ है। 7% बढ़ जाए। 30 क्वेश्चन और बढ़ा के देख लेते हैं। 30 क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। भारतीय राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड आमतौर पर कैसा होता है? क्षैतिज, सीधा, उल्टा। सीधा तालाब में उत्पादकों की संख्या उपभोक्ताओं से बहुत अधिक होती है, जिससे पिरामिड का आधार चौड़ा होता है। सीधा। और निम्नलिखित में कौन सी गैस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल दोनों के अंतर्गत आती है? मॉन्ट्रियल और क्योटो। क्योटो में ग्रीन हाउस गैस के रूप में शामिल किया गया था। किगाली संशोधन के माध्यम से मॉन्ट्रियल में भी लाया गया। भारत में पर्यावरणीय सूचना प्रणाली के मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। पारिस्थितिकी में अल्फा विविधता डाइवर्सिटी क्या दर्शाती है? प्रजातियों के विलुप्त होने की दर एक विशिष्ट क्षेत्र या समुदाय के भीतर प्रजातियों की संख्या। एक विशिष्ट क्षेत्र या समुदाय के भीतर प्रजातियों की संख्या अल्फा विविधता कहलाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्यों के लिए घातक क्यों है?
अधिक तेजी से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। इस वर्ष भारत सरकार ने राष्ट्रीय सौर मिशन लॉन्च किया। जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय सौर मिशन को जनवरी 2010 में जलवायु परिवर्तन का कार्य योजना के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था। नाइट्रोजन चक्र के दौरान अम्लीकरण प्रक्रिया का मुख्य कार्य क्या होता है? नाइट्रोजन चक्र के दौरान अम्लीकरण प्रक्रिया का मुख्य कार्य क्या होता है? नाइट्रोजन को वापस नाइट्रोजन गैस में बदलना, मृत कार्बनिक पदार्थों को अमोनिया में। भारत में लाल पांडा अपने प्राकृतिक आवास में मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? पारिस्थितिकी में 10% नेम किसके द्वारा दिया गया? आर्थर ट्रांसले रेमंड लिंडमैन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जैव विविधता रिकॉर्ड नहीं है?
संपूर्ण जैविक समुदाय और उसके पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है पता है? सिनेकोलॉजी। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र पल की दृष्टि से नागार्जुन सागर। वैश्विक तापन क्षमता ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापन क्षमता के संदर्भ में मीथेन CO2 की तुलना में कितनी अधिक प्रभावी है? भारत में पर्यावरण अधिनियम 1986 किस बड़ी त्रासदी